नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके MCQ सीरीज़, और इस सीरीज़ का आज हमारा ये 67वां भाग यहाँ पे होगा। आज के इस वीडियो में भी हम उत्तराखंड के 20 इंपॉर्टेंट MCQs को यहाँ पे कवर करेंगे। ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे, इन प्रश्नों से जुड़े हुए जितने भी आपके एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं या इनसे जुड़े हुए जो अदर क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं उनको भी हम यहीं पे कवर करेंगे, जिससे आपका अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाए और आपका पूरा रिवीजन भी यहाँ पे हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड पे अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक जो प्रीवियस इस सीरीज़ के पार्ट्स हैं उनको नहीं देखा तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया था? देखिए, उत्तराखंड में जैव विविधता बोर्ड, इसका गठन वर्ष 2006 में किया गया। इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के हिसाब से जैसा उत्तराखंड पूछता है तो ये पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, 2006 में जैव विविधता बोर्ड का गठन देहरादून में किया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, उत्तराखंड ने अपना राज्य गीत 2016 में घोषित किया था। ठीक है, और इस गीत को लिखा था हेमंत बिष्ट ने और इस गीत को गाया था नरेंद्र सिंह नेगी ने। लेकिन प्रश्न यह है कि जो चयन गीत समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, लक्ष्मण सिंह बटोही उस चयन समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगर पूछेगा राज्य का जो राज्य गीत है वो लिखा किसने है, तो हेमंत बिष्ट ने उसे लिखा है। ठीक है, घोषित कब किया गया या इसका चयन कब किया गया? 2016 में। अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मण सिंह बटोही। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एक और चीज आपको याद रखनी है, उत्तराखंड का जो राज्य गीत है, उत्तराखंड देवभूमि सत सत वंदन ऐसे करके है, तो उसकी पूरी अवधि कितने समय की है? ठीक है, तो उसकी पूरी अवधि है 9 मिनट की। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य गीत की अवधि कितनी है? 9 मिनट की है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, शीतकाल में दयरा बुग्याल में होने वाली मक्खन की होली को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो देखिए, जो आपका दयरा बुग्याल है, सबसे पहला प्रश्न ये आता कहाँ है दयरा बुग्याल? तो ये आपके उत्तरकाशी जनपद में है। ठीक है, और इस बुग्याल को प्रसिद्ध करने का जो श्रेय जाता है वो चंद्रप्रभा ऐतवाल को जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। साथ साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उनको भी आपको नोट करते हुए चलना है वन लाइनर के रूप में, ताकि आपका एक क्वेश्चन बैंक तैयार हो सके। तो पहला पॉइंट आपका दयरा बुग्याल उत्तरकाशी में है। इस बुग्याल को प्रसिद्ध करने का जो श्रेय जाता है वो चंद्रप्रभा ऐतवाल को जाता है। चंद्रप्रभा ऐतवाल को माउंटेन गोट यानी कि पहाड़ी बकरी भी इनको कहा जाता है। तो ये आपको एक फैक्ट याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न पे, आगे चलते हैं। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि किस बुग्याल में मक्खन की होली खेली जाती है? दयरा बुग्याल में। ठीक है, और इस होली को प्रसिद्ध करने का जो श्रेय जाता है वो चंदन सिंह राणा को जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर पूछेगा दयरा बुग्याल को किसने प्रसिद्ध किया? चंद्रप्रभा ऐतवाल। वहां होने वाली मक्खन की होली को पहचान दिलाने की जो भूमिका निभाई प्रमुख, वो निभाई चंदन सिंह राणा ने। तो दोनों आपको याद रखने हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, एक और चीज, ये जो मक्खन की होली यहाँ पे खेली जाती है, इसे स्थानीय नाम से, इसका जो स्थानीय नाम है वो है अठूरी उत्सव। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, गढ़वाल और कुमाऊं के राजा किस नदी को अपनी सीमा बनाने के लिए युद्धरत रहते थे? देखिए, हमने पढ़ा है, जब हमने पमार वंश पढ़ा, जब हमने चंद्रवंश पढ़ा, अगर आपने वो वंश को नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनकी एक पूरी मास्टर वीडियो है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो हमने वहां पर देखा कि लगातार जो गढ़वाल और कुमाऊं के राजा थे, इनके बीच लड़ाइयां होती रहती थी। ठीक है, जो लक्ष्मी चंद थे उन्होंने 7 बार आक्रमण किया था। लगातार ऐसा चलता रहता था गढ़वाल और कुमाऊं में। क्यों होता था? तो यह पश्चिमी रामगंगा को अपनी सीमा निर्धारण करने के लिए होता था। यानी कि मुख्य लड़ाई का कारण क्या था? पश्चिमी रामगंगा। इसी को लेकर लगातार युद्ध होते थे। ठीक है, इसी को सीमा बनाने के लिए कोई बनाना चाहता था, कोई नहीं बनाना चाहता था, इसको लेकर ही। तो नदी कौन सी इंपॉर्टेंट है? पश्चिमी रामगंगा युद्ध का प्रमुख कारण था। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है हमारा सास बहू का खेत कहाँ स्थित है। तो सास बहू का खेत नामक स्थल ये आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा यही सही आंसर होगा। अब देखिए दो बातें आपको याद रखनी है। पहला, अगर पूछेगा सास बहू नामक खेत, ठीक है, ये कहाँ है तो बागेश्वर में। सास बहू नामक नदियां कहाँ हैं तो वो आप जानते हैं देवप्रयाग में है, ठीक है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और उनको ही हम सास बहू के नाम से जानते हैं, ठीक है। भागीरथी को सास कहा जाता है, अलकनंदा को बहू कहा जाता है। तो सास बहू नामक खेत पूछेगा बागेश्वर, नदियां पूछेगा देवप्रयाग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, राजी जनजाति की बोली को क्या कहा जाता है। देखिए राजी जनजाति की बोली को ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, मुंडा कहा जाता है, ठीक है। अब यहां से भी आपके कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, उनको नोट करते हुए जरूर चलें। और अगर आपको पहले से आते हैं तो आपका रिवीजन यहां पे प्रॉपर रूप से हो जाएगा। अब बात करेंगे और प्रश्नों की। यहां पे देखिए राजी जनजाति को लेकर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला एक क्वेश्चन जो इनका हाल ही में पूछा गया था कि राजी जनजाति के आवास को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इनके आवास को रौत्यूड़ा कहा जाता है और यह क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। इनके आवास को रौत्यूड़ा कहते हैं, इनकी बोली को मुंडा कहा जाता है, ठीक है। ये दो बातें याद रखनी है। अब आपको एक और चीज याद रखनी है, यहां पर ये जो मुनसा और गुंडा है ये दोनों क्या है तो ये दोनों भोटिया जनजाति के शीतकालीन आवास हैं, ठीक है। भोटिया जनजाति के शीतकालीन आवास को मुनसा या गुंडा कहा जाता है, ठीक है। और भोटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन आवास को मैत कहा जाता है। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। गुंडा ये भोटिया जनजाति का शीतकालीन आवास है और मुंडा ये राजी जनजाति की बोली है। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। और रौतुड़िया क्या है तो ये राजी जनजाति के आवास को कहते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सी मृदा गन्ने व धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है। तो आपको बताना है गन्ने और धान की पैदावार के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, तराई मिट्टी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं। गन्ने की बात करें तो गन्ना उत्तराखंड की तीसरी प्रमुख फसल है, ठीक है। पहली कौन सी है, पहली है आपका गेहूं, दूसरा है चावल, तीसरे नंबर पे आता है गन्ना। गन्ना सबसे ज्यादा कहां होता है तो ये आपके उधम सिंह नगर में होता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, लखवाड़ बांध को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया। अब देखिए लखवाड़ बांध हाल ही में आपने सुना, चर्चा में भी रहा, न्यूज में भी आया कि इसके निर्माण को मंजूरी फाइनली यहां पे दे दी गई है। हाल ही में दी गई है, कुछ दिन पहले ही, ठीक है। तो लखवाड़ बांध को लेकर प्रश्न पेपर में पूछे जा सकते हैं क्योंकि इसका अपना ही एक अलग इतिहास है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए लखवाड़ बांध ये सबसे पहले जान लीजिए ये यमुना नदी के ऊपर बनता है, ठीक है। यमुना के ऊपर ये बनेगा। यहां इसको केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय परियोजना वर्ष 2008 में घोषित किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, 2008 में लखवाड़ बांध को केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। अब इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। जो लखवाड़ बांध था इसको निर्माण को स्वीकृति जो दी गई केंद्र सरकार या योजना आयोग की तरफ से, ये दी गई थी 1976 में। जैसे टिहरी बांध के निर्माण को योजना आयोग ने मंजूरी 1972 में दी थी, हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था। इसी प्रकार लखवाड़ के निर्माण को 1976 में मंजूरी दी गई, ठीक है। टिहरी बांध का काम आपका 1978 से शुरू हुआ, ठीक है। और लखवाड़ बांध का काम आपका 1987 में शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। मंजूरी कब मिली लखवाड़ को, 1976 में। काम कब शुरू हो रहा है, 1987 में। लेकिन 1992 में इसके काम को बंद कर दिया गया पैसों की कमी के कारण, ठीक है। उसके बाद 2008 में सरकार ने इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया। उसके बाद भी काम शुरू नहीं हो पाया। 2016 में दोबारा से कोशिश की गई और अब फाइनली इसके निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट वर्ष है, 4 वर्ष है, 1976, 1987, 1992 और 2008। चलिए
नेक्स्ट है हमारा जोगिन चोटी किस जनपद में स्थित है? जोगिन चोटी ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। इसके अलावा द्रौपदी का डांडा ये भी आपके उत्तरकाशी में स्थित है। भैरोझा पहाड़ ये भी आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, पौरव काल में बिना सिंचाई वाली भूमि को क्या कहा जाता था? देखिए पौरव वंश हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना है, उत्तराखंड टॉपिक वाइज सीरीज में आप इसको जाके देख सकते हैं, या उत्तराखंड हिस्ट्री वाली में भी आपको मिल जाएगा। पौरव वंश या जिसे हम पर्वतकार वंश भी कहते हैं, ठीक है, पर्वतकार वंश भी इसी वंश को कहा जाता है। इसके काल में सिंचाई वाली भूमि, जो बिना सिंचाई वाली भूमि होती थी, उस भूमि को सारी भूमि कहा जाता था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए पौरव काल में भूमि के दो वर्ग होते थे, भूमि को दो वर्गों में बांटा गया, एक जो सिंचाई वाली भूमि होगी और दूसरा जो बिना सिंचाई वाली भूमि होगी। तो बिना सिंचाई वाली भूमि को सारी कहा जाता था और सिंचाई वाली भूमि को केदार कहा जाता था। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। आपको क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, पौरव काल में सिंचाई वाली भूमि को क्या कहते थे? तो केदार, बिना सिंचाई वाली को सारी, ठीक है। और जो ये दो अन्य आपके नाम है यहाँ पे, खारी वापम और कुल्य वापम, ये दोनों पौरव वंश की या पौरव काल की भूमि नापने की विधियां थी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि आपको सीधा ऑप्शन दे देगा खारी वापम पौरव काल में क्या था? तो भूमि मापन की एक विधि है, ठीक है। उसी प्रकार कुल्य वापम भी भूमि माप की विधियां हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नरेंद्र शाह द्वारा टिहरी राज्य हाईकोर्ट का न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था? देखिए एक क्वेश्चन कई बार आपने देखा होगा, पेपर में भी बन सकता है कि टिहरी में हाईकोर्ट की स्थापना किसने करी? टिहरी के अंदर हाईकोर्ट की स्थापना नरेंद्र शाह ने करी। कब करी? 1938 में, ठीक है। और इन्होंने इसका न्यायाधीश किसे नियुक्त किया था? तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ऑप्शन बी, बैरिस्टर मुकुंदी लाल को नरेंद्र शाह के द्वारा टिहरी हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। कब करी स्थापना हाईकोर्ट की? 1938 में। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड राज्य की चौड़ाई और लंबाई क्रमशः कितनी है? देखिए उत्तराखंड राज्य की जो चौड़ाई और लंबाई आपने बतानी है, क्रमशः में बतानी है, यानी कि पहले चौड़ाई आएगी फिर आपकी लंबाई आएगी। तो यहां पर ऐसे प्रश्नों में आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आपको कंफ्यूजन यहां पे हो जाता है। क्रमशः पूछ रहा है तो पहले चौड़ाई, उत्तराखंड की जो चौड़ाई है वो 320 किलोमीटर है, ठीक है। और लंबाई की बात करें तो 358 किलोमीटर है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्रमशः में पूछा है, तो जो पहले पूछा है वही आप पहले बताएंगे, ठीक है। चौड़ाई यानी कि उत्तर से दक्षिण उत्तराखंड की आपकी पूरी बताना है, और पूर्व से पश्चिम उसे हम कहेंगे उत्तराखंड की लंबाई, तो वो आपने बताना था। पूर्व से पश्चिम तक उत्तराखंड का जो लंबाई है या दूरी है पूर्व से पश्चिम का, वो है 358 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण के बीच की बात करें वो 320 किलोमीटर है, ठीक है। और उत्तराखंड का आकार कैसा है? तो आयताकार उत्तराखंड का आकार है। अगला प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो आपको सारी चीजें यहीं पर अच्छे से समझ लेनी है ताकि एग्जाम में आप गलती ना करें। राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम ये कहाँ स्थित है? तो देखिए राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। लेकिन अगर पूछा होता लघु उद्योग सेवा संस्थान वो कहाँ है, ठीक है, तो लघु उद्योग सेवा संस्थान आपके हल्द्वानी में स्थित है, ठीक है। और लघु उद्योग बैंक ये आपके देहरादून में स्थित है। तो आपको तीनों याद रखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हल्द्वानी वाला, ये आपको पूछे जाने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। लघु उद्योग सेवा संस्थान कहाँ है? हल्द्वानी में, यानी कि नैनीताल जनपद में। लघु उद्योग विकास निगम ये कहाँ है? उधम सिंह नगर में। और लघु उद्योग बैंक कहाँ है? तो वो देहरादून में है। तीनों याद रखना है, कंफ्यूजिंग है, आपको ऐसे एग्जामिनर फंसा सकता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, थैली पाटन से तांबे की भंडार प्राप्त हुए हैं, यह किस जनपद में स्थित है? तो देखिए थैली पाटन से हमें किस खनिज की भंडार मिले हैं? तांबे के। और यह जगह थैली पाटन कौन से जनपद में है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बागेश्वर जनपद में ये स्थित है, ठीक है।
इसके अलावा देखिए बागेश्वर के थैली पाटन से भी हमें तांबे के भंडार मिले हैं और इसके अलावा अल्मोड़ा का जो झिरौली क्षेत्र है वहां से भी हमें तांबे के भंडार मिले हैं। तो दो जगहें याद रखनी है, थैली पाटन बागेश्वर, झिरौली अल्मोड़ा, यहां से हमें तांबे के भंडार मिले हैं। तो आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा ऊंचाई पर पेड़ टिके रहेंगे, नदी ग्लेशियर बने रहेंगे, यह नारा किस आंदोलन से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नारे पेपर में पूछा जाता है। तो यह जो नारा है ये आपका रक्षा सूत्र आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। तो हालांकि लंबा नारा है लेकिन मैंने केवल 2 लाइंस को यहां पे लिया है। ऊंचाई पर पेड़ टिके रहेंगे, नदी ग्लेशियर बने रहेंगे, यह नारा रक्षा सूत्र आंदोलन का है। रक्षा सूत्र आंदोलन आपका 1994 में टिहरी का जो भिलंगना क्षेत्र है, टिहरी गढ़वाल में ये चलता है, टिहरी गढ़वाल के भिलंगना क्षेत्र में रक्षा सूत्र आंदोलन चला था। कब? 1994 में। किसके द्वारा चलाया गया पूछा जाता है, तो सुरेश भाई के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, रक्षा सूत्र आंदोलन। कुछ नारे आपके चिपको आंदोलन के भी हैं, वो भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए चिपको आंदोलन से एक जो प्रसिद्ध नारा था जो कई बार पूछा जा चुका है, हिमालय बचाओ देश बचाओ, यह नारा भी चिपको आंदोलन के दौरान दिया गया। किसके द्वारा? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, ये नारा भी चिपको आंदोलन के दौरान दिया गया। और एक और नारा जो चिपको आंदोलन के दौरान दिया गया, हिम पुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, ये नारा भी चिपको आंदोलन के दौरान ही दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला नारा आप जल्दबाजी में से चिपको आंदोलन से ना जोड़ें, ये नारा आपके रक्षा सूत्र आंदोलन से जुड़ा है 1994 का। चलिए नेक्स्ट है हमारा रवाई क्षेत्र को किस वर्ष टिहरी रियासत में शामिल किया गया था? इस क्वेश्चन को हम पहले भी कई बार देख चुके हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपको इसे अच्छे से याद रखना है। जो रवाई क्षेत्र है ये आपका 1824 में टिहरी रियासत में इसको शामिल किया गया। ठीक है, और इसी रवाई क्षेत्र में आप जानते हैं 30 मई 1930 को रवाई कांड होता है, जिसे हम तिलाड़ी कांड के नाम से भी जानते हैं और जिसे उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। रवाई क्षेत्र को टिहरी में कब शामिल किया? 1824 में। यहीं पर तिलाड़ी कांड या रवाई कांड होता है 30 मई 1930 को, जहां पर आजाद पंचायत होती रहती है और दीवान चक्रधर जुयाल आता है और गोलियां चलवा देता है। ठीक है, और इसीलिए इसे उत्तराखंड का जलियांवाला बाग भी कहते हैं। आपने कमेंट करके बताना है यहाँ का जो तिलाड़ी मैदान है जिसके ऊपर ये घटना होती है, तिलाड़ी मैदान किस नदी के तट पर स्थित है, ये आपने बताना है। ठीक है, वर्तमान में जो ये तिलाड़ी मैदान है ये वर्तमान में अभी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है, अभी ये टिहरी में नहीं है, उत्तरकाशी में है। कौन सी नदी के तट पर है आपने बताना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा ह्वेनसांग ने कालसी के लिए क्या कहा था? तो देखिए ह्वेनसांग ने कालसी के लिए शुद्ध नगर कहा था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एक और चीज आपको याद रखनी है, कालसी का पुराना नाम क्या है? तो कालसी का पुराना नाम है कलकूट। ठीक है, ह्वेनसांग ने क्या कहा था? शुद्ध नगर। और गौविचारण आप सभी जानते हैं, बहुत बार पूछा जा चुका है, काशीपुर का प्राचीन नाम है। ठीक है, काशीपुर का पुराना नाम क्या है? गौविचारण। चलिए नेक्स्ट है हमारा और इंपॉर्टेंट है, लीलाधर जगूड़ी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? देखिए लीलाधर जगूड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार ये दिया गया 1997 में। ठीक है, परीक्षावाणी में एक जगह पर 1977 भी दिया है जो कि पूरी तरीके से गलत है। 1997 आपको याद रखना है। ठीक है, किस रचना के लिए इनको 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो सही आंसर है अनुभव के आकाश में चांद। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए कितने सारे क्वेश्चन हो गए, कब मिला, कौन किस रचना के लिए मिला। ठीक है, 2 हो गए। इसके अलावा लीलाधर जगूड़ी को 2018 में व्यास सम्मान भी मिला है। ठीक है, व्यास सम्मान कब मिला इन्हें? 2018 में, और वो मिला इनकी रचना जितने लोग उतने प्रेम के लिए। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है, कंफ्यूजन नहीं करना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार अनुभव के आकाश में चांद के लिए मिला 1997 में, और जितने लोग उतने प्रेम के लिए 2018 में व्यास सम्मान मिला। ठीक है, इसके अलावा
इनके अगर ये दो रचनाएं तो आपको याद रखनी ही रखनी है। महाकाव्य के बिना, ये रचना भी लीलाधर जगूड़ी की है। रात अब भी मौजूद है, ये रचना भी लीलाधर जगूड़ी की है। इसके अलावा पांच बेटे, ये रचना भी इन्हीं की है। इसके अलावा बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? लीलाधर जगूड़ी की। ठीक है, इनका संबंध टिहरी गढ़वाल से है। टिहरी में 1944 में इनका जन्म होता है। तो ये काफी सारे प्रश्न आपके लीलाधर जगूड़ी से हैं जो आपको याद रखने हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, राज्य की किस जनजाति में वधु शुल्क का प्रचलन है? तो देखिए, राज्य में आपके जो वधु शुल्क है यह प्रचलित है भोटिया जनजाति में, और राजी जनजाति में भी ये देखने को मिलता है। तो अगर आपको ऑप्शन में दोनों आते हैं तो आप भोटिया राजी में से किसी को भी टिक करें, आयोग उसे आंसर सही मानेगा। ठीक है, यहां पे राजी है नहीं तो भोटिया यहां पे सही आंसर होगा। दोनों में वधु शुल्क का प्रचलन है, भोटिया में ज्यादा है, राज्यों में कम देखने को मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। राज्य में किस जनजाति में वधु शुल्क का प्रचलन है? भोटिया जनजाति में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है, प्रदेश का सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी पार्क कहां बनाया गया है? बायोडायवर्सिटी पार्क यानी कि जैव विविधता पार्क राज्य का, उत्तराखंड का सबसे बड़ा कहां बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हल्द्वानी में यह बनाया गया है। ठीक है, तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी पार्क कहां है? हल्द्वानी में है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज का हमने 67वां भाग यहां पर देखा। 20 क्वेश्चन को हमने यहां पे कवर किया। नंबर भले ही 20 था, लेकिन अगर आप अतिरिक्त तथ्यों को भी मिलाएं तो हमने 40 से ज्यादा प्रश्नों को यहां पर कवर किया है। एक प्रश्न से जुड़े हुए ही प्रश्नों को हमने कवर किया, जिससे आपके काफी सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, सीरीज अच्छी लगी है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है, कोई भी चीज़ अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपका कितना स्कोर यहाँ पे रहा, और वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।